नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यस सरो मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको दिया हो तो उसमें हम उसके जो चर राशि है उसके गुणांकों के अनुपात से पता कर सके कि उसका अद्वितीय हल है कि अंततः अनेक हल है कि कोई भी हल नहीं है। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ये दोनों मिलकर समीकरण निकाय हमारा कहलाता है। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में हमको क्या होगा? इस स्थिति में ये जो दो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उससे बनने वाले ग्राफ समांतर होंगे और एक दूसरे को जो दोनों रेखा है वो कहीं पे नहीं काटेंगे। इस स्थिति में हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा स्थिति हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ये तीनों अनुपात हमारा बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगे, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा ग्राफ बनाओगे तो दोनों रेखा संपाती होंगे। तो मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है तो प्रत्येक बिंदु पर रेखाएं काट रहे हैं। तो इस स्थिति में अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेक हल या अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इस टाइप से हमको सवाल बनाना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 को। तो प्रश्नावली 3 का पहला सवाल हमको बोलता है कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो हमारे पास पहला सवाल है 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4। ये हमारा सवाल है। तो इसमें देखते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण y है। तो समीकरण 1 में x के गुणांक को हम a1 मानते हैं और y के गुणांक को b1 और ये अचर राशि को c1। समीकरण 2 में इसी प्रकार से x के गुणांक को अपन a2 मानेंगे और y के गुणांक को b2 और जो अचर राशि है उसे c2 मानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि a1 हमारा 3 है ना, b1 हमारे पास 5 है और c1 बराबर यहाँ पे 12 है। वैसा ही a2 हमारे पास 5 है और b2 बराबर 3 है और c2 बराबर हमारे पास 4 है। तो इसलिए a1/a2 हमारे पास हो जाता है 3/5 और b1/b2 बराबर हो जाता है 5/3 और c1/c2 बराबर 12/4। 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 3/। एक सरलतम रूप में लिखना है उसको ताकि तुलना कर सकें। तो यहाँ पे देखते हैं कि a1/a2 = b1/b2। ये चूँकि बराबर नहीं है इसलिए, है ना, दिए गए
समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। इस प्रकार से हमको सवाल बनाना है। तो उसके बाद देखते हैं, चलिए दूसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा सवाल हमको बोलता है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। अंततः अनेक हल होने के लिए हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके जो x के गुणांकों का अनुपात है वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर होंगे और वो अचर राशियों के अनुपात के बराबर भी होंगे, तब वो अंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पहला समीकरण हम इसको मानते हैं, दूसरा समीकरण इसको मानते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण में x के गुणांक जो है a1 वो 2 है और b1 बराबर -3 और c1 बराबर 5 है। यहाँ पे गुणांक लेंगे तो जो उसके सामने में चिन्ह है उसको भी हमको लेना है। यदि हमारे पास धनात्मक है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक रहेगा तो उसको लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे वैसा ही a2 हमको प्राप्त होता है 6 और b2 बराबर -9 और c2 बराबर 4। तो यहाँ पे हमको ये हमारे पास 5 और 15 है। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 और c2 हमारे पास 15। तो यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर हो जाता है 2/6। सरलतम रूप में इसको लिखा तो 2 1 कम 2 2 3 6 बटे, वैसा ही b1 बटे b2 बराबर हमारे पास हो जाता है -3 बटे -9। ऊपर नीचे दोनों में ऋण है, इसलिए इसको आंसर हर में ऋण का गुना किया तो ये धन हो जाएगा। और 3 एकम 3 3 तिया 9, वैसा ही तो इसका भी हमको मिलता है 1/3 और ये भी 1/3। वैसा ही c1 बटे c2 बराबर 5/15, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो यहाँ पे देखते हैं कि a1 बटे a2 भी 1/3 है और b1 बटे b2 1/3 है और c1 बटे c2 भी 1/3 है। इसलिए समीकरण जो दिया है ना, समीकरण जो दिए गए समीकरण है निकाय का अंततः अनेक हल है। तो इस प्रकार से हमको सवाल बनाना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में हमको बोलता है k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं जो है, मतलब दो चरों के रैखिक समीकरण जो दिया है उसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो रेखाएं कहीं पे भी न काटे, दोनों रेखाएं समांतर हो, तो उस समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति में हमारा जो होता है x के गुणांक और y के गुणांक दोनों बराबर होते हैं और वो कहीं पर एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसलिए हम देखते हैं, चले यहाँ पे देखते हैं कि a1 हमारे पास है 8, b1 है 5 और c1 है 9। वैसा ही a2 हमारे पास k है और b2 बराबर 10 और c2 बराबर 15। इसलिए a1 बटे a2 है ना, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि k के मान ज्ञात के जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। मान रखेंगे यहाँ पे a1 a2 का, तो हमारे पास हो जाता है 8/k और यह हो जाता है 5/7।
10, है ना, और ये C1 C2 कितना हो जाता है 9/15। तो इसको हल किया जहाँ पे k है उसको, तो यहाँ पे हम k का 5 के साथ गुना किया, है ना, तो हमारे पास हो जाता है 5k या 5k, और ये हो जाता है 10 80 80, या k इक्वल टू जाता है 80/5। इसको डिवाइड किया तो 5 एक कम 5 और 5 6 का 30। तो k इक्वल टू 16 वह मान है जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, बाकी सवालों को भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं चौथा सवाल। चौथा बोलता है निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल हमको दिया है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास है kx + 2y = 5, और दूसरा समीकरण है 3x + y = 1। तो यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पर a1 हमारे पास कितना है k, b1 हमारे पास है 2 और c1 बराबर 5। वैसा ही a2 बराबर 3, b2 बराबर यहाँ पे y का गुणांक 1 है और c2 बराबर है 1। हमको क्या ज्ञात करना है, k के, है ना, एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा y के गुणांकों के अनुपात के। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है k, a1 k है और ये 3 = 2/1। तो k = हो जाता है 3 दूनी 6/1 या 6। तो k है ना, जब 6 के बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमारे पास जो दिए गए समीकरण निकाय है वो अद्वितीय हल उनका होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल भी आप लोग बना सकते हो। इसके बाद आते हैं अपन पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल में हमको बोलता है निम्नलिखित समीकरण निकाय के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। इसमें पहला सवाल हमको दिया है 2x + 3y = 7 और k - 1x + k + 2y = 3k। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर a1 कितना है 2, a2 कितना है k - 1, वैसा ही b1 हमारे पास है 3 और b2 बराबर है k + 2 और c1 बराबर है 7 और c2 बराबर है 3 के। अंततः अनेक हल तब होंगे जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो अनंततः अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो यहाँ पे मान रखते हैं, तो 2/k - 1 = 3/k + 2 = 7/3k हमको प्राप्त होता है। तो हमारे पास ये जो 3 पद मिला उसमें पहले हम
इन दोनों को पहले वाले पद और तीसरा वाले पद को बराबर रख लेते हैं और इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। उसके बाद दूसरा में पहले वाला पद और दूसरे वाले पद को बराबर रख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। और एक बार जो हमारे पास जैसे पहला वाला और ये हो गया, उसके बाद ये दूसरा वाला और तीसरा वाला को बराबर करते हैं। तो इस स्थिति में हमको के कितना प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो जब समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से तो यहाँ पे तिर्यक गुना किया या एक बार ऐसे लिख लिए 2k - 1 = 7/3k, है ना। इसका तिर्यक गुना किया तो इसका गुना इसके साथ किया तो 3 दूनी 6k हो गया और ये हो जाता है 7k और 7 1 का 7। तो 6k - 7k = -7, तो -k = -7, दोनों साइड माइनस है तो k = हमको 7 प्राप्त होता है। इसके बाद समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2/k - 1 = 3/k + 2। यहाँ पे भी हम तिर्यक गुना किया, तिर्यक गुना करने पर तो इसका 2 का गुना k + 2 के साथ किया और 3 का गुना k - 1 के साथ किया तो ये हो जाता है 2k + 4 = 3k - 3। इस 2k - 3 के जिसमें है उसको एक साइड कर लिया और जो अचर राशि है उसको दूसरे साइड, तो ये हो जाता है -k = 4 3 7, दोनों साइड माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। इनसे गुना करेंगे पूरे समीकरण को तो इस प्रकार हमको k = 7 समीकरण 2 से ही प्राप्त होता है। और समीकरण 3 से देखते हैं कि k कितना होता है। तो समीकरण 3 में हमको जैसे 3/k + 2 = 7/3 दिया है, तिर्यक गुना किया तो 3 तिया 9k = 7k + 14, इसको घटाया तो 9k = है जैसे, तो इसका इधर पक्षांतर किया तो 7k = 14, है ना। 9 में 7 घटाया तो 2k = 14, तो k = 14/2 दिस इक्वल टू 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो k बराबर भी 7। इस प्रकार हम देखते हैं कि k का मान तीनों समीकरण से हमको 7 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि k का मान 7 होने पर दिए गए समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हमको प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से इसका सवाल आप लोग बना सकते हो, 4 सवाल इसमें दिया हुआ है। अपन बनाते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। 6वां सवाल बोलता है यदि x = 2 और y = 4 है तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिए गए समीकरण है 7x - 4y = p। तो यहाँ x = कितना दिया है 2 और y = दिया है 4। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास हो जाता है 7 × 2 - 4 × 4 = p। तो 7 दूनी 14 और 4 चौ 16 बराबर p। 14 में 16 घटाया तो ऋण 2 बराबर p। अब p = -2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7वां सवाल। प्रश्न क्रमांक 7वां हमको बोलता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky = 9 बिंदु रेख ऋण 1 से गुजरती है। तो मान लो एक सरल रेखा है जिसका समीकरण हमको दिया है 2x - ky = 9। ये इसमें एक बिंदु है 1 - 1 जिससे ये रेखा जो है गुजरती है। तो ये जो बिंदु है उस रेखा पर स्थित है, तो ये हमारा x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, इसलिए ये जो मान है उसको हमको उस समीकरण में रखना पड़ेगा जिससे हमको k प्राप्त हो जाएगा।
तो चलिए बनाते हैं। तो हमको दिए गए सरल रेखा का समीकरण है 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9। चूँकि बिंदु 1 ऋण 1 से रेखा गुजरती है, अतः बिंदु 1 माइनस 1 रेखा पर स्थित होगा। इसलिए समीकरण जो एक है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 रखने पर 2 इंटू 1 माइनस के इंटू -1 दिस इज इक्वल टू 9। तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 7। तो k हमारा 7 जब होगा तो ये रेखा इस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो उसके बाद देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल बोलता है जांचें कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तो चरों के मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखते हैं a1 कितना है, a1 4 है, a2 2 है और b1 हमारे पास 7 है, b2 इज इक्वल टू 1 और c1 बराबर 18 और c2 बराबर 4। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, तो 4 बटे 2, तो 1 कम 2 2 दूनी 4 और b1 बटे b2 बराबर 7 बटे 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 बटे 1 है और 7 बटे 1 है जो बराबर नहीं है। चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो हमको उसका हल करना है, पूरा मान निकालना है। तो इसको हमको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो हमको जैसे दिया है 7x 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, विलोपन से भी बना सकते हैं, वज्रगुणन से भी बना सकते हैं। तो वज्रगुणन से बनाते हैं अपन। तो वज्रगुणन से बनाते हैं तो यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिख लिए 7x प्लस 4x प्लस 7y, इसको पक्षांतर करके इधर 18 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे x लिख लिए, यहाँ पे माइनस y और यहाँ पे 1 लिख लिया। तो जब x वाले लिखेंगे तो ये x वाले को बंद कर दिया और ये इसके गुणांक है जो बचे, तो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कोष्टक बना लेता हूँ। ठीक है, तो x वाले जब ले रहे हैं तो x वाले को अपन बंद कर दिए, तो बाकी जो यहाँ पे जो r वाला शेप जो बनेगा आपका इस टाइप से r वाला, ये और ये हुआ और ये y का इधर ये चारों है। तो 7 पहले वाला, इसका ऋण 4 चिन्ह के साथ लिखना है और ये y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और यहाँ पे 18। वैसा ही y के लिए अपन लिखेंगे तो y के लिए 4, ये पहले ये 4 वाले y वाले को बंद किया तो जो बचा तो ये होगा 4 और ये ऋण 4 और ये 2 और ये ऋण 18। वैसा ही 1 के लिए, तो 1 मतलब अचर वाले को बंद कर दिया, तो बाकी जो बचा ये 4 और 1 और माइनस के बाद वाला 2 और 7। तो इसको हल किया तो ये हो जाता है 7 चौक 28
ऋण, ऋण का गुना हुआ तो धन, तो 18 और माइनस वाई बटे, तो ये 4 चौक 16 और ऋण का गुना हुआ तो धन और 18 दूनी 36 बराबर 1 बटे 4 एकम 4 ऋण 7 दूनी 14। इसके बाद हो जाता है ये 18 में 28 घटाया तो हमको मिलता है ऋण 10। वैसे ही y बटे 36 घटाया इसमें तो हमको मिलता है 6 में 6 घटाया तो 0 और 3 घटाया तो 2। वैसा ही 4 में 14 घटाते हैं तो हमको मिलता है ऋण 10। अब ये एक बार इन दोनों को बराबर कर रखते हैं और उसके बाद दूसरा और तीसरा पद को बराबर रखते हैं। तो x बाई -10 इज इक्वल टू 1 बाई -10 से हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 1। कैसे प्राप्त होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो -10 बटे -10 बराबर है, कट जाएगा 1। उसके बाद दूसरा वाला जो पद है -y/20 इज इक्वल टू -1 बाई -10 से -y इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 20 बटे -10 हो गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऊपर नीचे माइनस का गुना किया तो ये हो जाता है हमको -y इज इक्वल टू -2, दोनों साइड माइनस है इसलिए y इज इक्वल टू हमको 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार देखते हैं कि इसका जो हल है हमको प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अभीष्ट हल हमको प्राप्त हुआ, जो हल हमको निकालना था अभीष्ट हल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3 अध्याय 2 का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।